साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सहकार मित्र योजना के संबंध में। यह एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि जो IAS और जो उत्तर प्रदेश PCS का जो GS का पेपर होता है, उसके तहत यह जो टॉपिक है, यह प्रश्न पत्र नंबर 2 और प्रश्न पत्र नंबर 3 दोनों में कवर होगा। यदि योजना के हिसाब से देखेंगे तो 2 में आ जाएगा, और चूंकि यह रोजगार संबंधित है तो यह 3 में भी आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सहकार मित्र योजना के बारे में। तो सहकार मित्र योजना जो है, यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC द्वारा शुरू की गई एक पहल या इनिशिएटिव है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब यह योजना करेगी क्या, तो यह योजना अकादमिक संस्थानों अर्थात जो शिक्षण संस्थान है उसके प्रोफेशनलों को किसान उत्पादक संगठनों अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने का भी अवसर प्रदान करेगी। मतलब इससे संबंधित जो अकादमिक संस्थानों के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको इसमें कृषि से संबंधित चीज़ों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिससे कि उनके जो रोज़गार के अवसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकेंगे, और कृषि संबंधी जो क्षेत्र हैं इनको भी इनके इसमें आने से क्या होगा, लाभ होगा। और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को 4 माह की इंटर्नशिप अवधि के दौरान वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब प्रश्न उठता है इसके पात्र कौन होंगे, तो इसके पात्रता को देख लें कि कौन कौन लोग पात्र होंगे इस इंटर्नशिप के। तो इस योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और IIT जैसे विषयों के प्रोफेशनल स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनको वो इंटर्नशिप के पात्र होंगे। इसके अलावा कृषि व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी अर्थात फॉरेस्ट्री, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन इत्यादि में MBA की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी इस इंटर्नशिप के पात्र होंगे। अब यदि इस योजना का फ़ायदा देखें तो सहकार मित्र योजना जो है, यह सहकारी संस्थाओं को युवा प्रोफेशनलों के नए और अनुभव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी। कहने का मतलब ये है कि इस योजना के माध्यम से क्या होगा कि जो प्रोफेशनल्स युवा हैं वो सहकारी संस्थाओं से जुड़ेंगे जो कि कृषि से संबंधित हैं, और इससे जो कृषि संबंधित जो विकास कार्य है उसमें ये अपना योगदान देंगे, अपने नए विचारों और अपने नए आइडियाज़ को यहाँ पर ला करके इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो इस प्रकार से दोनों को फ़ायदा होगा। जो युवा हैं उनके लिए रोज़गार के नए अवसर खुलेंगे, और उन्हें इंटर्नशिप के माध्यम से फील्ड में कार्य करने का अनुभव भी प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसकी पहल यह है। तो NCDC की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में 1963 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। चूँकि संसद के अधिनियम के द्वारा की गई तो यह क्या हो जाएगी, यह एक सांविधिक संस्था हो जाएगी। तो याद रखिएगा किस मंत्रालय के तहत आता है, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है, और 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। तथा जो यह NCDC है, यह कई क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से सहकारी समितियों और संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। तथा किसान उत्पादक संगठन की बात करें तो किसान उत्पादक संगठन अर्थात FPO जो है, ये एक प्रकार के उत्पादक संगठन अर्थात प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें सदस्य क्या होते हैं, किसान होते हैं। तो कई सारे किसान मिलकर के क्या करते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, और लघु किसान कृषि व्यापार संघ अर्थात स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC, ये जो है किसान उत्पादक संगठनों को, ये जो आपके FPO होते हैं, इनको सहायता प्रदान करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के संबंध में, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के संबंध में। तो यह जो बाल श्रम से संबंधित मुद्दा है, यह आपका जो GS का प्रश्न पत्र नंबर 2, यहाँ पर 3 लिख उठाया गलती से, तो ये जो GS का पेपर 2 है उसके तहत जो है बच्चों संबंधित जो मुद्दे हैं वो पेपर 2 के अंतर्गत है। तो इसमें और देख लेते हैं। तो यह जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, यह प्रतिवर्ष आपका 12 जून को मनाया जाता है, और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस
यह मनाया जाना कब से प्रारंभ हुआ है? तो इसको 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया था। तो कब से प्रारंभ हुआ? 2002 से किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है विश्व भर में किसी भी रूप में बाल श्रम के विरुद्ध आंदोलन को बढ़ावा देना है। मतलब कि किसी भी रूप में जो बाल श्रम हो रहा है उसका उन्मूलन करना इस दिवस का उद्देश्य है, कि लोगों को जागरूक किया जा सके और इसको जो है बाल श्रम को समाप्त किया जा सके। यदि इस वर्ष की थीम की बात करें अर्थात 2020 की जो थीम है वह क्या है? तो वह है कोविड-19 बच्चों को बाल श्रम से बचाएं पहले से कहीं ज़्यादा। इंग्लिश में देखें तो कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। चूँकि अब क्या है, कोविड-19 महामारी की वजह से बच्चों के बाल श्रम में फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों के रोज़गार छिन गए हैं। तो अब समस्या यह है कि बच्चों को बाल श्रम अधिक से अधिक करना पड़ेगा। तो अब आवश्यकता है कि इन्हें अधिक पहले से ज़्यादा इनके बचाव के लिए कार्य किया जाए। तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों अर्थात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके अंतर्गत वर्ष 2025 तक सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। जबकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है वो कब तक है? 2030 तक है पूरा करना। जबकि यहाँ पर जो बाल श्रम ख़त्म करने की बात है वो 2025 तक की गई कि 2025 तक विश्व से सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कर लें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC को अपनाया गया था। तो यह कन्वेंशन कब अपनाया गया? तो 1989 में। और यह जो कन्वेंशन है ये 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगने पर प्रतिबंध आरोपित करती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की यह बात करती है। तथा यह जो कन्वेंशन है यह बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए उन कार्यों की पहचान करके मान्यता देती है जो कार्य बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं तथा जिन कार्यों से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा भारत के संदर्भ में, कि भारत द्वारा इस कन्वेंशन को UNCRC कन्वेंशन को वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया। 1989 में आता है और भारत द्वारा कब अनुमोदित किया गया? 1992 में अनुमोदित किया गया। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर अंतर यह है कि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया, जबकि कन्वेंशन में 18 वर्ष से कम के बच्चों को सभी तरह के कार्य करने से मतलब बाल श्रम करने से प्रतिबंधित किया गया है। भारत में क्या है कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर केवल खतरनाक व्यवसाय अर्थात हजार्डस जो ऑक्यूपेशन है उसमें उसके कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी है, एक 14 वर्ष तक के बच्चों की है, एक 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो ये जो डिफरेंसेस है उसको याद रखिएगा। अब कुछ जो भारत सरकार की जो पहल है बाल श्रम के संबंध में इसको ख़त्म करने की, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक समिति थी जिसका नाम था गुरुपद स्वामी समिति। तो इस गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 बनाया गया था। मतलब यह जो कन्वेंशन जिसकी बात कर रहे थे UNCRC की, उसको हमने 1992 में रेक्टिफाई किया था, परंतु उससे पहले ही 1986 में भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। और याद रखिएगा किस समिति की सिफारिश पर? तो गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पर। अभी 2016 में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के बाद यह क्या हो गया? बाल श्रम निषेध और रोकथाम संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, अब यह अधिनियम लागू है और यह जो 2016 वाला अधिनियम है इसमें नए कानून में बच्चों के लिए रोजगार की आयु को जो है उसे अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य शिक्षा की उम्र से जोड़ा गया है। तो ये संशोधन किया गया, मतलब कई सारे संशोधन, उसमें से ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है। तथा इसके अलावा भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो 8 प्रमुख कन्वेंशन हैं बाल श्रम से संबंधित, उन 8 प्रमुख कन्वेंशनों में से 6 कन्वेंशन का जो है
भारत ने अनुसमर्थन कर चुका है, मतलब उसको रेक्टिफाई कर चुका है। इनमें से ये जो 6 मतलब कन्वेंशन है उनको एक बार देख लेते हैं कि किसको किसको भारत द्वारा रेक्टिफाई किया गया है। तो अभी हाल ही में 2 किया गया है। कौन कौन सा? एक कन्वेंशन संख्या 138 है, यह किससे संबंधित? तो यह रोजगार के लिए न्यूनतम आयु की बात करती है। और दूसरा 182 कन्वेंशन संख्या 182 यह बाल श्रम के सबसे बुरे रूप की बात करती है। तो इन दोनों कन्वेंशन को अभी हाल ही में रेक्टिफाई किया गया है। और इसके पहले 4 और कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया गया था। कौन कौन से? एक कन्वेंशन संख्या 29 यह बलात् श्रम उन्मूलन 1930 में आया था इसको। और कन्वेंशन संख्या 105 यह भी बलात् श्रम उन्मूलन संबंधित है, यह 1957 में आता है। और कन्वेंशन संख्या 100 यह समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की बात करता है, ये 1951 में आता है। और कन्वेंशन संख्या 111 यह है रोजगार तथा भेदभाव, रोजगार और व्यवसाय कन्वेंशन 1958। तो ये 6 कन्वेंशन हैं जो कि ILO से संबंधित हैं, इनको भारत के द्वारा रेक्टिफाई किया गया है, जबकि 2 को नहीं किया गया है। तो यदि परीक्षा में आ जाए कि भारत ने ILO के 8 सभी कन्वेंशन हैं बाल श्रम संबंधित, उन सभी को रेक्टिफाई किया है, तो नहीं, सबको नहीं रेक्टिफाई किया, केवल 6 को रेक्टिफाई किया है। अब भारत में थोड़ा सा जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संविधान में इसके संबंधित व्यवस्था, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो 2 आर्टिकल जो है आप इससे संबंधित कर सकते हैं। कौन सा? एक आर्टिकल 23 है, यह क्या कहता है? यह मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन की बात करता है। और दूसरा है आर्टिकल 24 किसी फैक्ट्री, खान या अन्य संकटमय गतिविधियों जैसे कि निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये दोनों आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण है। कहीं पर यदि इससे प्रश्न पूछे लिखने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्री के एग्ज़ाम में भी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 से प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ष 1919 में वार्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था उसका नाम क्या था? राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1919 में। यदि पूछा जाए किस संधि के माध्यम से, तो वर्साई संधि के माध्यम से। और वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में होती है और 1946 में यह इससे संबद्ध होने वाली पहली विशिष्ट एजेंसी अर्थात इसकी विशेषीकृत एजेंसी बनी थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। तो हो सकता है कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इस संगठन के बारे में 2-3 फैक्ट दिए होते हैं और यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फैक्ट जो है इस संगठन के बारे में सही है या कौन सा गलत है। तो इसके बारे में नोबेल वाला याद रखिएगा कि इसको नोबेल शांति का पुरस्कार मिल चुका है 1969 में। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में। तो यह जो कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, यह आपका जो प्रश्न पत्र 3 है GS का पेपर 3 जो है उसके अंतर्गत कृषि आ जाएगी। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? चूँकि यह पुरानी योजना है तो वर्तमान में चर्चा में क्यों आई? तो वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल अर्थात पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया गया है। तो इस वजह से यह चर्चा में आया था। तो इसलिए हमें इस योजना के बारे में जो सामान्य जानकारी वो पता होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल, इसको हम लोग शॉर्ट में PMKSY PDMC के नाम से इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका कार्यान्वयन जो है वो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और यह पूरे भारत में लागू कब से हुई? तो वर्ष 2015-16 से यह जो योजना है इसको चालू किया गया था पूरे भारत में। तथा इसके अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या है? तो ड्रिप सिंचाई, जो ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई है तकनीक है, इससे न केवल जल की बचत करने में बल्कि उर्वरक के उपयोग, श्रम खर्च और अन्य कच्चे माल की लागत को कम करने में भी मदद मिलती है। मतलब इस तरह की सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल करने से। अब प्रश्न उठता है इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? तो इस योजना हेतु नाबार्ड के साथ मिल करके
5,000 करोड़ रुपए का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष अर्थात माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न एजेंसियों और जो राज्य हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। अब आगे बात करते हैं पीके मोहंती पैनल के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हाल ही में निजी बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा करने के लिए आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप पैनल नियुक्त किया है, और इस पैनल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पीके मोहंती के द्वारा किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य जो है निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व के दिशा निर्देशों की समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा पीके मोहंती समिति किससे संबंधित है? तो निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व के दिशा निर्देशों की समीक्षा करने से यह कमेटी जो है पीके मोहंती कमेटी संबंधित है। तथा ये इसके अन्य विषयों की बात करें कि यह किन विषयों पर अपने अनुशंसाएं करेगी या अपने सुझाव देगी, तो उनमें शामिल है पहला, निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व पर मौजूदा विनियमन और दिशा निर्देशों की जांच करना। दूसरा, बैंकों के नियंत्रण तथा स्वामित्व संकेंद्रण के समाधान हेतु उपयुक्त मानदंड सुझाना। तीसरा, बैंकिंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए व्यक्तियों की पात्रता मानदंड की समीक्षा करना। आगे चलते हैं, आगे है आरोग्य पथ। आरोग्य पथ क्या है? तो यह CSIR का नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करना है या सुनिश्चित करना है। इसे हाल ही में कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निर्माताओं तथा जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अर्थात आपूर्तिकर्ता और ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया था। मतलब इन तीनों को ही इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। अब थोड़ी चर्चा हम लोग CSIR के बारे में कर लें, तो जिसका पूरा नाम है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, या इंग्लिश में कहें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना आपकी होती है कब? सितंबर 1942 में, अर्थात स्वतंत्रता से पहले, और 1942 में ही जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ होता है अगस्त 1942 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। तथा CSIR जो है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, मतलब इसको फंडिंग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी जाती है। तथा यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है। और यहाँ सबसे खास बात क्या प्रश्न बनता है कि CSIR के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात पदेन अध्यक्ष होते हैं। जब तक पद पे रहते हैं तब तक इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, ये भी पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब जब तक पद पे रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मालाबार ग्लाइडिंग मेढक के संबंध में, या मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मालाबार ग्लाइडिंग मेढक को हाल ही में केरल राज्य के कोडनचेरी के पास पुल्लाद में देखा गया था। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि मालाबार ग्लाइडिंग मेढक जो है अभी हाल ही में कहाँ पर देखा गया, तो केरल राज्य में देखा गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राकोफोरस मेलावेरिकस। क्या है? राकोफोरस मेलावेरिकस इसका जो वैज्ञानिक नाम है। अब यदि इसकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें और इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें, तो इसका शरीर जो है लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसकी बारीक तराशी हुई त्वचा होती है, और इसकी त्वचा का रंग हल्का हरा होता है। इसके पेट और पैर जो होते हैं वो 4 इंच लंबे होते हैं और वे हल्के पीले रंग के होते हैं। इसके साथ ही इनके पैरों की उंगलियों के बीच में आप देखेंगे तो एक नारंगी और लाल रंग के धागे के समान जाला होता है, जो इन्हें पेड़ों या दीवारों पर चढ़ने में मदद करता है। ये है आपका फ्रॉग। ये आपका कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तथा यह जो दुर्लभ मालाबार ग्लाइडिंग मेढक है, यह केवल देश के पश्चिमी घाटों में ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि क्या यह केवल पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तो चूंकि क्या होता है कि प्रश्न में जब केवल लगा होता है तो हम उसको पूरी संभावना, अधिक से अधिक संभावना होती है वो गलत होगा। परंतु यदि यहाँ पर केवल केवल पश्चिमी घाटों में पाया जाता है तो यह कथन सही होगा। क्यों? क्योंकि यह केवल आपके पश्चिमी घाटों में ही यह मालाबार ग्लाइडिंग मेढक पाया जाता है। अब इसके अस्तित्व को संकट क्यों है? तो वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन तथा विकासात्मक गतिविधियाँ जो हो रही हैं और जहरीले रसायन, इनकी वजह से इनके अस्तित्व को काफ़ी खतरा है।
तथा यदि आयुषीयन की जो रेड लिस्ट है उसमें देखें कि इनकी संरक्षण की स्थिति क्या है, तो ये संकट मुक्त अर्थात लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार आयुषीयन की रेड लिस्ट में इनकी मतलब किस कैटेगरी में रखे गए हैं वो भी पूछ लेता है, तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अमीबाएसिस अथवा अमीबा रक्तसार या अमियोबिक डिसेंट्री, या इसको हम लोग साधारण भाषा में पेचिस के नाम से जानते हैं। तो यह जो टॉपिक है, चूँकि यह स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक है, तो यह आपका प्रश्न पत्र जो जीएस का प्रश्न पत्र 2 है उसके अंतर्गत आ जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी विषय के अंतर्गत। अब कॉन्टेक्स्ट यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा जेएनयू के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अमीबायासिस की वजह बने प्रोटोजोआ के खिलाफ एक नई दवा के अणु विकसित किए हैं। चूँकि यह जो अमीबायासिस रोग होता है यह किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अब ये जो रोग है अमीबायासिस, यह क्या होती है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यह आपका बृहद्रांत क्या होता है, कोलोन इसकी इंग्लिश होती है, यह आपका जो आंत होती है वहाँ पर होता है। तो यह बृहदांत में अमीबा एंटामोइबा हिस्टोलिटिका द्वारा होने वाला एक परजीवी संक्रमण है। मतलब जिस वजह से यह बीमारी होती है उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। तो यह क्या है, एक परजीवी संक्रमण है। परजीवी क्या होते हैं, तो परजीवी का मतलब होता है कि जो अपने आवास और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, और वो डिपेंड इस प्रकार से करता है कि जिस पे डिपेंड करता है, मतलब जो इसका होस्ट होता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है। मतलब जो परजीवी होगा और जिस पे ये परजीवी होता है, तो परजीवी को तो फायदा होता है, परंतु जिसके ऊपर ये डिपेंड रहता है उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना जो है, ये आपका अमरबेल यहाँ पर क्या हो जाता है, परजीवी होता है। इसी प्रकार से फीता कृमि हो गया, मलेरिया वाहक जो प्लाज्मोडियम हो गए, और सबसे साधारण भाषा में यदि कहें तो जो मनुष्य के सिर में, मतलब लोगों के सिर में जो जुएँ पाए जाते हैं, तो जुआ जो है यह किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। जुआ सर में क्या करता है, परजीवी की भांति होता है, वो खून ही चूसता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को तो वह नुकसान पहुँचाता है, परंतु स्वयं उसको भोजन मिलता है और आवास की सुविधा मिलती है। तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार एंटामोइबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है, ये क्या है, एक परजीवी है अर्थात पैरासिटिक है। यह जो है मनुष्यों में रुग्णता अर्थात अस्वस्थता तथा मृत्यु का जो तीसरा प्रमुख कारण, मतलब मनुष्य जिन बीमारियों की वजह से मरते हैं उनमें से तीसरा प्रमुख रीजन जो है ये आपका परजीवी है, यह जो प्रोटोजोआ है यह है। तथा यह मनुष्यों में अमियाबिसिस या अमीबा पेचिस बीमारी का प्रमुख कारण होता है, जो कि यह जो बीमारी है अमियाबिसिस या अमीबा पेचिस बीमारी, यह विकासशील देशों में एक सामान्य प्रचलित बीमारी है। तथा यह जो प्रोटोजोआ है, यह प्रोटोजोआ प्रकृति में अवायवीय या कम हवा में जीवित रहने वाला, अवायवी मतलब जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं, उन्हें अवायवी कहते हैं। तो ये प्रकृति में अवायवी या कम हवा में जीवित रहने वाला प्रोटोजोआ होता है, जो कि ऑक्सीजन की अधिकता में जीवित नहीं रह सकता। हालांकि होता क्या है, जब संक्रमण हो जाता है इसका तो संक्रमण के दौरान यह मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन की तेज वृद्धि का सामना करता है, और यह जीव जो होता है अर्थात यह जो प्रोटोजोआ है, यह ऑक्सीजन की अधिकता से उत्पन्न तनाव का मुकाबला करने के लिए क्या करता है, बड़ी मात्रा में सिस्टीन का निर्माण करता है। ये सिस्टीन क्या है, तो यह एक अमीनो एसिड होता है। सिस्टीन क्या है, अमीनो एसिड है। तो इस अमीनो एसिड सिस्टीन का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। अब यह रोग जो है, यह जो पेचिस वाला रोग है, यह होता क्यों है, इसका प्रसार क्यों होता है, तो यह बीमारी जो है अधपका भोजन करने, दूषित पानी पीने अथवा दूषित पानी में धोए गए फलों अथवा सब्जियों को खाने से यह जो पेचिस होती है फैलती है। अब इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण क्या हैं, तो पेट में दर्द होता है, जठरांत अर्थात इसमें आपके मल में रक्त आता है, दस्त अथवा पेट फूलना, इसके अलावा थकान, बुखार या भूख न लगना और वजन कम होना इसके प्रमुख लक्षणों में है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो जो आंत होती है वही सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग होता है। अब इसके उपचार की बात करें, उपचार कैसे होता है, तो स्वयं ही मतलब घर में ही नॉर्मल देखभाल से तथा प्रोटोजोआ प्रतिरोधी एंटी पैरासिटिक जो दवाइयाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करने से इससे उबरा जा सकता है, मतलब इसका उपचार किया जा सकता है।
इसके अलावा ये जो जेएनयू के शोधकर्ताओं के द्वारा शोध कार्य किया गया है, यह शोध कार्य यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री पत्रिका जो है उसमें प्रकाशित किया गया है। अब हम लोग जो परजीवी की बात कर रहे हैं, चूँकि पेचिस की बात की है, तो परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण रोगों को देख लेते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक सबसे पहला आता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? तिल्ली या जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, तथा इसका जो परजीवी होता है उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। और इसका वाहक कौन होता है? जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, यह इसकी वाहक होती है। इसके अलावा पायरिया मसूड़ों में होता है, मतलब आपके मुंह से बदबू आने लगती है, मसूड़ों में सड़न आने लगती है। तो पायरिया से जो प्रभावित अंग मसूड़े हैं, और यह किस परजीवी की वजह से होता है? तो यह एंट अमीबा जिंजीवेलिस की वजह से होती है। इसके अलावा अगला रोग है सोने की बीमारी। तो सोने की जो बीमारी है या इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क। और किस परजीवी की वजह से? अर्थात प्रोटोजोआ की वजह से। तो ट्रिपिनोसोमा नामक परजीवी या प्रोटोजोआ की वजह से। और यह इसकी वाहक कौन होती है? सीसी नामक मक्खी होती है, यह इसकी वाहक होती है। इसके अलावा पेचिस, जिसके अभी हम लोग ने चर्चा ही कर रहे थे, तो ये पेचिस जो है आपका आँख को प्रभावित करती है और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से होता है। इसके अलावा कालाजार में कौन सा प्रभावित अंग होता है? तो जो अस्थि मज्जा होती है वह प्रभावित होती है। और इसका जो प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ है? तो लिस्मेनिया डोनावनी नामक प्रोटोजोआ की वजह से यह रोग होता है। और इसकी जो वाहक होती है इस प्रोटोजोआ की, कौन सी होती है? बालू मक्खी होती है। तो इन रोगों के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि इससे परीक्षा में कई बार प्रश्न बना हुआ है। अब आगे हम लोग कुछ टिटबिट करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं घर घर निगरानी मोबाइल ऐप के बारे में। तो पंजाब राज्य में कोविड-19 के समुदाय प्रसार अर्थात कम्युनिटी स्प्रेड की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है अनमोल नारंग। तो अनमोल नारंग क्यों चर्चा में आई हैं? तो अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रचा है। या साधारण भाषा में कहें तो अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई हैं। तथा इनका जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो जॉर्जिया के रोजवेल में। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में जो है भारत शामिल होगा। तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेना के सैन्य दल को रूस के मॉस्को में भेजेगा। और रूस जो है द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में 24 जून 2020 को एक परेड आयोजित करेगा, जिसमें भारत के द्वारा अपनी टुकड़ी भेजी जाएगी। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था कब से कब तक हुआ था? तो यह 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ होता है और 2 सितंबर 1945 को यह समाप्त होता है। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की एक लिस्ट जारी की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 100 नई टेक फार्मों के पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की है। अब ये जो टेक फार्मा किससे संबंधित है? तो जो कार्बन कैप्चर, अल्टरनेटिव और परिपत्र अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है, जबकि उनमें से कुछ का जो टेक फार्मा है इनका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, वित्तीय पहुंच आदि को संबोधित करना है। और सबसे खास बात, इस सूची में 2 भारतीय कंपनियों जिनके नाम हैं जस्ट मनी और दूसरा है स्टेल एप्स, इसको इन दोनों कंपनियों को शामिल किया गया। जो जस्ट मनी कंपनी है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल भारतीय लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो लाखों लोगों को किफ़ायती ऋण सुविधा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा जो स्टेल एप्स यह भारत के डेटा लीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जो डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटीकरण के कार्यों से जुड़ी हुई है। तथा यह जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके टेक्नोलॉजी पायनियर समुदाय को वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था। मतलब ये जो सूची जारी की जा रही है वर्ष 2000 से जारी किया जा रहा है। और यह जो पायनियर समुदाय है इसमें दुनिया भर की विकास चरण की कंपनियों को शामिल किया गया था। मतलब जो नई कंपनियां उभर कर आ रही हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, उनको इसमें शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है मुखमल दकली आबिल गाजियव। तो ये क्या थे? ये अभी तक किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अभी हाल ही में उन्होंने किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। क्यों दिया है? तो इन्होंने राष्ट्रीय
रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया और ये अप्रैल 2018 में यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए थे। और यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक है। और इसके अलावा चूँकि जो आपकी किर्गिस्तान है ये मध्य एशिया की कंट्री है, तो यहाँ ये इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। और इस रीजन के जो 5 देश हैं इनके कई बार क्या होता है, राजधानियों को मिलाने के लिए परीक्षा में पूछ लेता है। तो ये आपका मध्य एशिया वाला इलाका है। और ये 5 कंट्री कौन से, तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। इसके बाद आपका आता है उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी है अशगाबाद। और इसके बाद आपका तजाकिस्तान आता है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। और यहाँ पर आपका ये किर्गिस्तान है, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। और यहीं पर कुछ अन्य चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर अरल सी है। अरल सी जो है कई बार पूछा जाता है किसके बीच में है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। और यहीं पर आप देखेंगे तो बालखस झील है, तो बालखस झील कहाँ पर है, तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा जो SCO अर्थात संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यदि उसको देखें तो उसमें आपका जो तुर्कमेनिस्तान है ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी और जितने हैं यहाँ 4 देश वो उसमें शामिल हैं। तथा कई बार पूछ लिया जाता है कैस्पियन सी से कौन किसकी सीमा लगती है, तो कैस्पियन सी से जो सीमा है आपकी, इधर देखिए कजाकिस्तान, इधर रशिया है, इधर अजरबैजान है, इधर ईरान है और इधर तुर्कमेनिस्तान है। तो इनकी सीमा लगती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।